आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सोचकर ही यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक लड़की और उस लड़की का बाप, क्या ऐसी संगीन गुनाह, एक एसिड अटैक जो आत्मा तक को झकझोर कर रखते, उसको अपने फायदे के लिए किसी साजिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये कहानी दिल्ली की है, पिछले संडे की कहानी है। दिल्ली में एक लड़की रहती है और ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ये लड़की सुबह घर से निकलती है। 10:50 का वक्त था और जब कॉलेज जा रही थी, कॉलेज से करीब 200 मीटर दूर अचानक एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आते हैं और उनमें से एक के हाथ में बोतल था। वो बोतल लड़की की तरफ फेंकते हैं। उसके अंदर लिक्विड था। लड़की के हाथ में बैग था। वो बैग को आगे करती है। लड़के भाग जाते हैं और उस लड़की के दोनों हाथ झुलस जाते हैं। लेकिन खुशनसीबी ये थी कि लड़की का चेहरा बच गया। उस बोतल में तेजाब था, एसिड, और उन्होंने उस लड़की पर फेंका था और लड़की वहां शोर मचाती है। कुछ लोग आते हैं। इसके बाद लड़की को पहले पास के एक अस्पताल ले जाया जाता है। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन ये खबर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पर 3 लोग दिन दहाड़े आकर तेजाब से हमला करते हैं। दिल्ली पुलिस को भी लेकर हाय तौबा मच गई कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, कैसी कानून व्यवस्था है। अब इसकी चौतरफा दबाव में दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले उस जगह पर पहुंचती है जहां पर लड़की के बयान के मुताबिक 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर उस पर तेजाब फेंका था। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, इसलिए कि जिस जगह पर उस लड़की के बयान के हिसाब से तेजाब फेंका गया था वो एक थोड़ा सा सुनसान जगह, और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। अब सीसीटीवी कैमरा हो तो आजकल तो वैसे ही हर केस सुलझ जाता है, लेकिन यहां सीसीटीवी कैमरा था नहीं। दिल्ली पुलिस के सामने पहला चैलेंज ये था कि उन 3 लड़कों की शिनाख्त कैसे करें। आखिर जब सीसीटीवी कैमरा मिला नहीं, नाकामी हाथ लगी, तो दिल्ली पुलिस ने फिर लड़की से पूछा कि क्या उन लड़कों में से जिनमें 3 लड़के आपके बयान के हिसाब से मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनमें से आप किसी को जानती हैं? उस लड़की ने उनमें से एक का नाम लिया और कहा, हाँ, मैं उनमें से एक हमलावर को जानती हूँ और उसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र महीने भर पहले भी मेरा पीछा करता था और उसको लेकर बहस हुई थी और इसलिए मैं उसे जानती हूँ। और उसके साथ 2 और लड़के थे, ईशान और अरमान। अब दिल्ली पुलिस के पास तीनों लड़कों के नाम थे। दिल्ली पुलिस ने वो अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की, जितेंद्र, ईशान और अरमान के बारे में। कुछ देर की मशक्कत के बाद ही, क्योंकि लड़की जितेंद्र को जानती थी, उसका घर का पता मिल गया। दिल्ली पुलिस अब जितेंद्र के घर पहुंचती है। जितेंद्र उस टाइम घर पर नहीं था। उसका नंबर लिया जाता है। फिर ईशान और अरमान का भी नंबर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस अब तीनों को कॉल करती है। जितेंद्र उस वक्त कहीं बाहर था। वो कहता है, मैं खुद थाने आऊंगा और आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। दिल्ली पुलिस ने अब उसका, जितेंद्र का लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया मोबाइल के जरिए कि ये संडे की सुबह कहा था। हैरानी की बात यह थी कि लोकेशन कुछ और कह रहा था। अच्छा, संडे की रात को ही वादे के मुताबिक दिल्ली लौटते ही जितेंद्र सीधे दिल्ली पुलिस थाने पहुंचता है। वहां जाकर जब दिल्ली पुलिस उससे पूछती है कि ऐसे से एसिड अटैक का मामला है, और जितेंद्र जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा था दिल्ली पुलिस को, शुरुआत के ही चंद मिनटों में यह समझ में आ गया कि ये लड़का बेकसूर है। अब दिल्ली पुलिस ने अरमान और ईशान का नंबर मिलाया। दोनों ने फोन उठा लिया। दिल्ली पुलिस वालों ने कहा, आप लोग थाने आइए, आप लोगों को कुछ पूछताछ करनी है। दिल्ली पुलिस को पता चला कि संडे के दिन सुबह इन दोनों का लोकेशन भी उस जगह का नहीं है जहां लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि 3 लड़कों ने उस पर तेजाब फेंका था। ये लोग आगरा में थे। अब दिल्ली पुलिस फिर कंफ्यूज्ड कि हो सकता है इन्होंने फोन जानबूझकर आगरा में छोड़ा और दिल्ली में क्राइम किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का सिक्स सेंस ये कह रहा था कि ये लड़के झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर दूसरा सवाल ये था कि ये एक लड़की इतना बड़ा जोखिम कैसे लेगी कि अपने ही हाथ पर तेजाब डाल दे। दिल्ली पुलिस को ये बात भी गले नहीं उतर रही थी। अब दिल्ली पुलिस ने फिर से नए सिरे से तफ्तीश शुरू की। उन्होंने देखा कि जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ है वहां तो सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन आसपास का देखते हैं, वहां कहीं यह नजर आ जाए। रानी लक्ष्मीबाई के आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इस लड़की का जहां घर था उस घर के आसपास के भी कैमरे को खंगाला गया। आखिरकार दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिलती है। सुबह संडे को यह लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और एक कैमरे में कैद होती है। लड़की एक स्कूटी पर बैठी है और उसके साथ एक लड़का है। दिल्ली पुलिस उस लड़के के बारे में पता करती है। पता चलता है कि ये लड़की का भाई है। अब दिल्ली पुलिस उसके घर से रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज तक अलग अलग कैमरों को खंगालती है, तो कई कैमरों में ये स्कूटी कैद होती है और उस पर वो लड़की और उसका भाई भी। लेकिन फिर कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर पहले एक जगह स्कूटी रुकती है। लड़की उतर जाती है
और उसका भाई स्कूटी मोड़कर वापस अपने घर पहुंच जाता है। सीसीटीवी कैमरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि अपनी बहन को छोड़ने के अगले कुछ मिनट बाद उसका भाई घर पर था। अब लड़की अकेले। पहली बार यहां से दिल्ली पुलिस का दिमाग चकराया कि आमतौर पर घर वाले अगर अपनी बच्ची को, बेटी को, बहन को स्कूल कॉलेज तक ड्रॉप करने जाते हैं तो स्कूल या कॉलेज के दरवाजे तक छोड़कर आते हैं। पर यहां 200 मीटर पहले ये लड़की क्यों उतर गई? यहां से दिल्ली पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब दिल्ली पुलिस ने इसके बाद और तफ्तीश करनी शुरू की। इस दौरान में जितेंद्र, ईशान, अरमान सभी दिल्ली पुलिस के पास थे। ये भागे नहीं, खुद ही चले आए। दिल्ली पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके सारे लोकेशंस देखे और जब इन तीनों को एक साथ रखा गया तो दिल्ली पुलिस हैरान इस बात पर रह गई कि जितेंद्र ईशान और अरमान को जानता ही नहीं था और ना ईशान और अरमान जितेंद्र को जानते थे। तो जब तीनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तो एक ही मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ सकते हैं? सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं इंसिडेंट का। तो अब दिल्ली पुलिस क्या करे? एक लड़की जो एसिड अटैक के विक्टिम है वो 3 नाम दे रही है और 3 में से 2 वो हैं जो तीसरे को नहीं जानते हैं और तीसरा वो है जो बाकी 2 को नहीं जानता है। तो फिर खेल क्या है? अब दिल्ली पुलिस अस्पताल पहुंचती है और लड़की के जख्मों के बारे में डॉक्टर से बात करती है। दिल्ली पुलिस को पता चला कि उसके दोनों हाथ जख्मी तो हैं लेकिन एक एसिड अटैक से जिस तरह के जख्म होने चाहिए वैसे नहीं है। तब फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो तफ्तीश की तो उसके बाद एक कहानी सामने आई। वो कहानी थी 3 लोगों से बदला लेने की और इस कहानी में बदला लेने के लिए जिस शख्स ने यह साजिश रची वो कोई और नहीं था, वो इसी लड़की का बाप था। इस लड़की के बाप का नाम है अकील खान। अब अकील खान जितेंद्र को क्यों अपनी ही बेटी के एसिड अटैक में फंसाना चाहता है? उससे क्या रिश्ता? तो कहानी ये थी कि जितेंद्र की पत्नी अकील खान के यहां जॉब करती थी और उसी जॉब के दौरान अकील खान ने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। अभी हाल में ही जितेंद्र की पत्नी ने अकील खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी बदतमीजी और शोषण करने का। अब जितेंद्र की पत्नी ने अकील खान के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी तो जितेंद्र दुश्मन हो गया अकील खान का। लेकिन ईशान और अरमान की क्या गलती? वो तो जितेंद्र को जानते भी नहीं। तो पता चला कि 2018 में ईशान और अरमान की मां पर तेजाब से हमला हुआ था और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि अकील खान के लोगों ने किया था। तो अब अकील खान के एक साथ 3 दुश्मन थे। उस मां के 2 बेटे यानी ईशान और अरमान जिनकी मां पर हमला हुआ था तेजाब से, और इधर जितेंद्र जिसकी बीवी ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और उस कंप्लेंट के आधार पर अकील खान गिरफ्तार हो सकता था। अब अकील खान ने अपने लोगों के जरिए जितेंद्र और उसकी पत्नी तक बार बार मैसेज भिजवाया कि आप अपना मुकदमा वापस ले लो। डराया, धमकाया हर तरह से, लेकिन जितेंद्र और उसकी पत्नी तैयार नहीं हुई। तब अकील खान ने सोचा कि फिर क्या करें। फिर उसे आइडिया आया कि दिल्ली जैसा शहर, यहां अगर किसी स्टूडेंट पर एसिड अटैक हो, एक तो मीडिया भी सुर्खियों में और दूसरा इसके बाद जो केस बनेगा उससे यह भी पता था इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। तो फिर उसी केस के आधार पर वो पुराना केस जितेंद्र उसकी पत्नी से वापस लेने के लिए दबाव डालेगा। यानी एक केस खत्म कराने के लिए उसने अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया। बेटी से उसने बात की, बेटी भी राजी हो गई। इसके बाद यह प्लान हुआ कि एसिड अटैक केस में जितेंद्र को फंसाना है। फिर अकील खान को विचार आया कि जब एक बार में फंसाना ही है तो बाकी 2 दुश्मन को क्यों छोड़ा जाए? ईशान और अरमान को, उन्हें भी इसी एसिड अटैक के हमले में लपेटा जाए और बताया जाए कि इन तीनों ने मिलकर किया। अब जब ये कहानी सामने आ गई और ये पता चला कि जितेंद्र, ईशान और अरमान तीनों बेकसूर हैं और अगर सबूत नहीं होता तो वो तीनों बेकसूर तो जेल में होते और एसिड अटैक को लेकर जो हंगामा शुरू होता है उसमें तो फिर कोई रहम की गुंजाइश नहीं। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र की बीवी ने जो कंप्लेंट लिखा था तंग करने और यौन शोषण के लिए और बदतमीजी के लिए, उस एफआईआर के आधार पर अकील खान को गिरफ्तार किया। बेटी अस्पताल में है, बाप तो अरेस्ट है। बेटी की भी गिरफ्तारी अब जल्द हो जाएगी। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में और क्या क्या साजिशें बुनते हैं मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक कहानी थी, खासतौर पर इसलिए कि एक बाप बेटी अगर मिलकर ऐसा सोचते हैं एक टीम बनकर, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं किया जाए।